Hey everyone, welcome to IFS. I am Akash and I welcome you all in our general awareness series. तो आज की सीरीज़ में जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो क्या, लिथियम डिपॉजिट्स एंड इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारे इंडियन इकॉनमी पे। तो आज का जो डिस्कशन है वो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है और आप सभी जानते होंगे इसके बारे में लेकर पिछले सप्ताह काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, जितने भी आप टीवी डिबेट्स को देख सकते हो, ठीक है। और आज के सेशन में हम ये समझेंगे ये भारत के इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्यों इसका रिजर्व मिलना भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखो यहाँ पे व्हाट्स इन द न्यूज़, आखिर न्यूज़ में हमने सुना क्या है क्या। सबसे पहले देखिए, द बिग नेशनल न्यूज़ ओवर द वीकेंड वाज द डिस्कवरी ऑफ लिथियम इन इंडिया। भारत में लिथियम का रिजर्व को क्या किया गया है, फाइंड आउट किया गया है, यानी कि इसकी डिस्कवरी की गई है, इसे खोज निकाला गया है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। ओके, अब देखो यहाँ पे लिथियम की डिस्कवरी की गई है भारत में। अब देखो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री समझ लेते हैं लिथियम का। सबसे पहले लिथियम, थोड़ा अगर हम लोग बैक जाते हैं अपने स्कूल टाइम में तो हमने इससे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन तो पढ़ी है, अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहली बात क्या होता है, ये वन ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट है। वन ऑफ द क्या है ये, सबसे पहले क्या है, वन ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। हमने इसके बारे में अपने केमिस्ट्री के बुक पीरियोडिक टेबल वाले सेक्शन में भी देखा है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करता हूं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 3, और अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो सिंबल क्या होती है इसकी Li। और ये इतना लाइटेस्ट एलिमेंट होता है कि आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, एक नाइफ से भी कट कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी लाइट एलिमेंट है और हमने थोड़ा इसके बारे में इसके केमिस्ट्री को भी समझा। लेकिन देखिए ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका डिस्कवरी होना, भारत में इसको खोजा जाना इतना ज़्यादा क्यों मायने रखता है हमारे लिए। अब एक बात को समझो, यहाँ पे जितने भी पॉइंटर्स लिखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, इसीलिए सारे पॉइंटर्स को आप ध्यान से देखोगे। द डिस्कवरी वॉज मेड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, ये डिस्कवरी की गई है। और कहाँ पे की गई है, सलाल हाईमाना एरिया में, जो कि कहाँ मौजूद है, जम्मू एंड कश्मीर में। आप बात समझ गए। और क्लेम क्या किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कि उन्होंने लगभग 5.9 मिलियन मेट्रिक टन्स लिथियम के रिजर्व को फाइंड आउट कर लिया है। तो इस बारे में ही चर्चा चली है ओवर द इंटायर वीकेंड, जो हमने पास्ट में सुना है और जितने भी टीवी डिबेट्स में देखा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाई इट्स इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके रिजर्व को फाइंड आउट करना। तो ध्यान से समझोगे, लिथियम आयन बैटरीज आर यूज्ड इन विंड टर्बाइंस, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑल ऑफ विच आर क्रूशियल इन ग्रीन इकॉनमी। अब आपको मैं आगे बढ़ने के पहले कुछ पॉइंटर्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आज की दुनिया में बात अगर डेवलपमेंट की हो रही होती है तो वो केवल डेवलपमेंट की नहीं हो रही होती है, बल्कि माइंड कीजिएगा इस वर्ड को, बात हो रही होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है। सारी दुनिया अगर बात कर रही होती है, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, ग्लोबल लीडर्स होते हैं, इकोनॉमी जो होती है, डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, वो बात कर रही होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट यानी भी आप किसी भी तरीके से डेवलप कर रहे हो, लेकिन जब बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आती है तो कहने का मतलब ये होता है आप डेवलपमेंट इस तरीके से कर रहे हो बिना किसी को हार्म पहुँचाए, यानी कि आपकी यूटिलाइजेशन की वजह से किसी के लिए भी रिसोर्सेज की कमी नहीं हो रही। आप आने वाले जनरेशन के लिए भी क्या कर रहे हो, अभी के प्रेजेंट रिसोर्सेज को बचा कर आगे बढ़ रहे हो, और वैसा डेवलपमेंट कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक उसी तरीके से केवल आज के ज़माने में बात इकोनॉमी की नहीं होती है, बल्कि ग्रीन इकोनॉमी की होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो लिथियम का जो रिजर्व फाइंड आउट किया गया है, खास करके जिसका इस्तेमाल हमने क्या देखा, सोलर पैनल्स को रन करने में हो, टरबाइंस को रन करने में हो, या फिर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, या खास करके अभी तो ईवी का ज़माना, इलेक्ट्रिक व्हीकल
व्हीकल्स की, वो सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है हमें कैसे इकॉनमी को अचीव करने में, ग्रीन इकॉनमी को अचीव करने में, ठीक है। और दुनिया उसके तरफ ही बढ़ रही है। सारी दुनिया चाहती है कि उसका जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर से घट जाए और वो सब लोग किसकी तरफ बढ़ जाए, ग्रीन इकॉनमी की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि क्रूड ऑयल के इस्तेमाल करने से पॉल्यूशन क्रिएट होता है जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है एंड जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा होता है। और आने वाला जो ज़माना है, आने वाला जो टाइम है, वो ग्रीन इकॉनमी का ही होने वाला है। और इसी में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लिथियम आयन बैटरीज का होता है। एक तो वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, ठीक है। पहले के ज़माने में अगर आप मोबाइल फ़ोन से यूज करते होगे तो वो काफ़ी वेट वाला आता था, क्योंकि उसके अंदर जो बैटरी लगी होती थी उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन लिथियम आयन इतना ज़्यादा लाइटेस्ट होता है, एक तो ये आपकी बैटरी की एफिशिएंसी को बढ़ाती है, आपको लॉन्ग बैटरी बैकअप मिलता है, प्लस ये लाइट वेट भी होता है। इसकी वजह से अभी आप देखते होंगे आपके मोबाइल फ़ोन्स भी जो होते हैं वो काफ़ी लाइट वेट आने शुरू हो गए हैं। बात समझ में आ रही है ये इंपॉर्टेंट है क्यों इतना ज़्यादा? आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक ने भी क्या किया है, सजेस्ट किया है क्या, कि जो डिमांड है लिथियम का और जो डिमांड है कोबाल्ट का, वो आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ गति से बढ़ने वाला है। आप यहाँ पे देखो, इट विल बी राइजन बाय कितना, 500%, मतलब 2050 तक 500% से इनकी डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है। वाइल द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच $823.75 बिलियन बाय 2030, रजिस्टरिंग अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 18.2% फ्रॉम 2021 टू 2030। अब आप देखो, जो इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी है किसका, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो 18.2% से बढ़ने वाला है 2030 तक। और अगर आप इंडियन मार्केट की भी बात करते हो, इट इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू रजिस्टर अ CAGR ऑफ 23.76% बाय 2028। तो आप कह सकते हो इंडिया इस सेक्टर में अपने आप को ग्लोबल लीडर बनाना चाहता है, ठीक है। इंडिया इज सीकिंग टू सिक्योर इट्स क्रिटिकल मिनरल सप्लाईज एंड बिल्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। अपने आप को वो आत्मनिर्भर बनाना चाहता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक है। अब देखो, अभी के प्रेजेंट अगर सिनेरियो की बात करोगे तो भारत जो है वो पूरे तरीके से डिपेंड करता है। हालांकि ये जो सर्वे चल रही थी ये आज नई सर्वे नहीं है, ये काफ़ी दिनों से भारत अपने डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाह रहा था, क्योंकि करेंटली भारत लगभग 70% ऑफ लिथियम कहाँ से इंपोर्ट करता है, चाइना से, ठीक है। और वो अपने इसी डिपेंडेंस को काफ़ी दिनों से रिड्यूस करना चाह रहा था और वो ये भी कोशिश कर रहा था कि उसे भारत में ही वैसा खजाना मिल जाए, वैसा रिजर्व मिल जाए, जिसके कारण से वो इस सेक्टर का ग्लोबल लीडर बन जाए। जो अभी वो डिपेंड कर रहा है जिस चीज़ पे, आने वाले दिनों में वो क्या करे, वो उन चीज़ों का एक्सपोर्टर बन जाए। बात समझ में आ रही है। और अभी 70% जो होता है लिथियम वो इम्पोर्ट कर रहा होता है इंडिया, किससे, चाइना से। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडियन इकॉनमी के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या थे, इंपोर्टर थे। अब देखो होता क्या है, वॉट लाइज अहेड, अब आगे क्या है हमारे लिए, इसके डिस्कवरी होने से आगे हमारे लिए क्या होता है। तो अब देखिए, द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्व्स विल ऑल्सो हेल्प एडवांस द इंडियन गवर्नमेंट एम्बिशियस प्लान ऑफ 30% EV पेनिट्रेशन इन प्राइवेट कार्स। अब एक बात को समझो, भारत जो चाहता है इस सेक्टर का लीडर बनना चाहता है और उसका जो टारगेट है 2030 का, वो ये चाहता है क्या, कि वो पेनिट्रेशन करे किसमें, प्राइवेट कार्स में 30% EV की यूटिलाइजेशन का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, ठीक है। 70% कॉमर्शियल व्हीकल्स, जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स है 70% लगभग वो क्या हो, EV टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो। और उसके बाद देखो 80% फॉर 2 and 3 व्हीलर्स बाय 2030, मतलब जो भी 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, वो सब कुछ EV से चलना शुरू हो जाए 2030 तक का क्या है, इंडिया का ये टारगेट है। एंड फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दे विल स्ट्रेंथन इंडियाज नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज एज वेल। और भारत इस सेक्टर में अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट बनाना चाहता है और इसके रिजर्व्स को फाइंड आउट करना ये इंश्योर करती है कि भारत इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल सकता है और जो उसके टारगेट्स हैं वो उसे आसानी से हासिल कर लेगा, ठीक है। चलिए
अब देखो यहाँ पे लीडिंग कंट्रीज़ कौन कौन है, हो सकता है आपसे ये सवाल भी पूछ लिया जाए। तो अभी देखो जो सबसे बड़ा डोमिनेंस है ना इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, सबसे जो हाईएस्ट रिजर्व है वो है चिले के पास में, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो बोलीविया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो है ना वो वन ऑफ द 4 क्या है, मतलब टॉप 4 वैसे मेजर कंट्रीज़ है जिनके पास लिथियम का हाईएस्ट स्टोरेज अवेलेबल है। और फिर उसके बाद अगर देखोगे भारत की अगर बात की जाए तो भारत लगभग क्या करता है, उसका जो पोजीशन है वो एक तो पहले सबसे कम आता है, और उसके बाद उसकी जो 70% की डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर क्या करती है, रिलाई करती है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे आगे अर्ली इंडिकेशन। अब देखो जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है ना, उन्होंने पहले ही इंडिकेट किया था कि जो भी भारत के प्लान्स है, इंडिया के जो भी प्लान्स है इस पर्टिकुलर सेक्टर में आगे बढ़ने का, ग्लोबल लीडर बनने का, उसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा आता है, जो बम्प आता है वो ये आता है कि कुछ ही हाथों में क्या है, इसका पावर है, वो डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड मार्केट को। इस कारण से भारत के उस स्ट्रैटेजी में, उस प्लान में, उस रोड मैप में ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती है, ये एक बम्प की तरह काम करती है, बम्प इन द रोड, जो आप देखते हो स्पीड ब्रेकर की तरह। यानी कि जिस रफ्तार से भारत इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है, जस्ट कुछ हाथों में इसका पावर होने की वजह से, इसके डोमिनेंस होने की वजह से भारत के लिए वो क्या काम कर रहे होते हैं, एज अ स्पीड ब्रेकर काम कर रहे होते हैं, एज अ बम्प काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है। अब जो ये चीज़ें फाइंड आउट की गई है, जो डिस्कवरी हुई है लिथियम की, तो आप देखोगे क्या, दीपक कृष्णन कौन है वो, एसोसिएट डायरेक्टर एट WRI इंडिया, उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, इसके डिस्कवरी होने से हमारी जो उम्मीदें हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है ना। हम उम्मीद अब पहले से ज़्यादा कर सकते हैं कि हाँ हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफ़ी नेशन से आगे निकल सकते हैं, ठीक है। टेम्पर एक्सपेक्टेशंस एज द डिपॉजिट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज इन्फर्ड रिसोर्सेज। अब आप सभी ने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने पूछा भी है कि वहाँ फाइंड आउट तो किया गया, डिस्कवरी की गई है, लेकिन रिसोर्सेज को प्राप्त भी किया गया है, फिर इन रिसोर्सेज को इन्फर्ड रिसोर्सेज क्यों कहा जा रहा है, इन्फर्ड रिसोर्सेज क्या है। तो आइए इसके पीछे के ना थोड़ी ज्योग्राफी को समझते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी केमिस्ट्री समझी, आइए यहाँ पे समझते हैं। इन्फर्ड रिसोर्सेज कहने का मतलब ये है, आपने कुछ लिमिटेड टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कवरी करने की कोशिश की है। हालांकि वो टूल्स एंड टेक्निक्स भी जो होते हैं वो कुछ हद तक ऑथेंटिक रिजल्ट देते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद के भी कई सारे प्रोसेसेस एंड स्टेजेस होते हैं जो आपके डिस्कवरी को पक्का करने में मदद करती है। आप ऐसा कह सकते हो हाँ कि अभी जो पाया गया है, जो प्राप्त किया गया है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो मिली है लिमिटेड टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, लिमिटेड टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, और उसके वजह से हमें ये पता चलता है कि 5.9 मिलियन मेट्रिक टन्स लिथियम हम प्राप्त कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया से। तो वैसे रिसोर्सेज जिसका आपने डिस्कवरी किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, पता लगाया है कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, तो वैसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, इन्फर्ड रिसोर्सेज कहते हैं, कि हमने इन्फर्ड किया है। पहले ग्लांस में ही हम कह सकते हैं कि इतना मिलियन मेट्रिक टन्स हम लिथियम का प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। देयर आर अ फ्यू मोर स्टेजेस ऑफ असेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे कुछ और स्टेजेस है जो हमारे जो भी हमने पता लगाया है उस खबर को पक्का करने के लिए हमें कुछ और स्टेजेस से क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रूवन रिसोर्सेज। अब देखो हमने जिस तरीके से इन्फर्ड रिसोर्सेज के बारे में समझा, अगर मैं वही बात करूंगा कि अगर मैं इसे कह दूं क्या, आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज, मैं क्या कह दूं इसे, आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज। तो आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज कहने का मतलब ये है कि मैंने उन स्टेजेस को भी किया जो फर्दर रिक्वायर्ड थी, हमारे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला उसे पक्का करने के लिए जिस स्टेज से भी गुजरना था हम उस स्टेज से भी गुजरे, और फिर हमें वही पता चला कि जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई थी वो बिल्कुल एज इट इज़ है, बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ ओवरऑल हम बिल्कुल सही बता रहे थे आपको। तो वैसे रिसोर्सेज जब हमारे कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा होते हैं, हम उन सारे रिक्वायर्ड स्टेजेस को गो थ्रू किए होते हैं, उसके बाद हम क्लेम कर रहे होते हैं, तो वैसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, द फोकस मस्ट नाउ शिफ्ट टू असेसिंग द कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन पोटेंशियल। अब देखते हैं, अगर मान लो ये बातें सही है, हम अगर फर्दर की स्टेजेस को भी करके देखेंगे और ये बातें अगर सही साबित हो जाती है, और जो कि बहुत हद तक क्या है वो सही साबित होने भी वाली है, क्योंकि इतना बड़ा क्लेम करना कभी भी क्या होता है, बच्चों वाली बात नहीं है।
कोई आकर मजाक में इन चीज़ों को क्लेम नहीं कर सकता। अगर मैं लिमिटेड टूल्स एंड टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ और ग्लोबल लेवल पे आकर आप क्या कर रहे हो, पूरे दुनिया के सामने ये क्लेम कर रहे हो कि आपने इतना प्राप्त किया है, तो उन्हें भी पता है कि अगर हम जो भी बोल रहे हैं कुछ ना कुछ सर्टेनिटी तो वहाँ पे है। ठीक है, तब यहाँ बात की जा रही है, ठीक है ये चीज़ें हमने प्राप्त किया, तो अब फोकस शिफ्ट होना चाहिए कहाँ पे, कि इसे कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं हम। बात समझ में आ रही है? अब फोकस शिफ्ट होना चाहिए, प्राप्त तो हमने कर लिया, डिस्कवरी तो कर ली इसकी, लेकिन अब इसे कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए जो हमारे पर्पस को फुलफिल करे और इस सेक्टर में हम क्या हो जाए, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। ठीक है, अब देखो, वेल कीपिंग द माइंड इन द लोकल इन्वायरमेंट एंड सोशल सेंसिटिविटीज। अब केवल एक्सट्रैक्शन नहीं करना है, एक्सट्रैक्शन भी इस तरीके से करना है ताकि सोसाइटी को हार्म ना पहुंचे। ठीक है, लोकल जितने भी लोग हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, इसलिए फोकस उस तरफ अब शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, आरती खोसला, अब देखिए ये कौन है, डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली बेस्ड क्लाइमेट ट्रेंड्स एंड एडवोकेसी फोरम नियरली इकोड हिम। इकोड हिम कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भी साथ दिया उनका, उन्होंने भी उनकी बातों को सही समझा, सही समझाया भी। उन्होंने बोला कि उनका कहना बिल्कुल सही है, हमें अब फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पे, लेकिन थोड़ा रुकिए, हमें इन बातों का भी ध्यान देना है कि अभी हमने उन रिसोर्सेज को जो फाइंड आउट किया है उसे अभी हम लोग इन्फर्ड रिसोर्सेज बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या है, पहले हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की जरूरत है। क्लासिफाइड एज बीइंग द इन्फर्ड कैटेगरी सिग्निफाइंग इट्स लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसा मैंने आपको बताया क्या कि जो इन्फर्ड रिसोर्सेज है ना, वो सिग्निफाई करता है कि अभी हम इन चीज़ों को लेकर क्या है, हमारे पास लो कॉन्फिडेंस है और हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है। अब थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर बात हो रही होती है ना कॉन्फिडेंस लेवल की, कॉन्फिडेंस लेवल की अगर बात हो रही होती है यहाँ पे, तो अगर मैं कहता हूँ क्या कि मैं 60% श्योर हूँ कि मैं एग्जामिनेशन को क्रैक कर लूँगा, मेरी प्रिपरेशन पूरे अच्छे तरीके से कवर अप है। ठीक है, और वहीं अगर मैं कहता हूँ क्या कि मैं 90% श्योर हूँ, मेरी प्रिपरेशन उस हद तक क्या है, पूरे अच्छे तरीके से हो चुकी है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जितना ज़्यादा बढ़ेगा मैं उतना ज़्यादा श्योर होऊंगा अपने डिस्कवरी को लेकर, अपने प्रिपरेशन को लेकर, अपने रिजल्ट को इंश्योर करने को लेकर। ये चीज़ें बताती है कॉन्फिडेंस इंटरवल। बात समझ गए, कॉन्फिडेंस लेवल। अब एक बात को समझो, जो कि यहाँ पे इन्फर्ड रिसोर्सेज बताया गया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ लिमिटेड टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हो। हालांकि मेरे मुंह से सुनने में लगेगा लिमिटेड टूल्स एंड टेक्निक्स, लेकिन वो लिमिटेड टूल्स एंड टेक्निक्स भी जो होते हैं ना, वो होते हैं, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को तो। और अभी उन्हें और भी स्टेजेस से और प्रोसेसेस से गुजरना है ताकि वो अपने क्लेम को पूरे तरीके से पक्का कर सके। इसीलिए हमें क्या है, हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और हमें और क्या करना चाहिए, उन सारे रिक्वायर्ड स्टेजेस से गो थ्रू करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने क्लेम को अच्छे तरीके से क्या कर सके, प्रोजेक्ट कर सके। हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की आवश्यकता है। और अगर लिटरली वैसा होता है, अगर लिटरली वैसा होता है कि जितना हम क्लेम कर रहे हैं उतने ही अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है लिथियम का रिजर्व, तो हमें फिर इस सेक्टर में लीड करने से कोई भी नेशन नहीं रोक सकता। इवन पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, कोई नहीं रोक सकता है। बात समझ में आ गई। खोसला एडेड दैट द सक्सेसफुल एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस रिजर्व वुड गिव अ पुश टुवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सटेंशन प्लान्स, और जो भारत को क्या बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा, यानी कि सेल्फ रिलायंट होने में मदद करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें और सब्र करने की रिक्वायरमेंट है। वो इसीलिए हमें ना कभी भी किसी इन्फॉर्मेशन को सुनकर तुरंत से खुश नहीं हो जाना चाहिए, उसके इट्स एंड बिट्स को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। डिस्कवरी मिल जाना, डिस्कवरी हो गई है किसी चीज़ की, वो तुरंत हमें फल नहीं देने लगता। आप अगर किसी पौधे को रोपते हो, आम के पौधे को भी रोपते हो, तो वो तुरंत आपको फल नहीं देने लगता, उसमें वक्त लगता है, तब तक आपको मार्केट से ही परचेज करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से मान लेते हैं ये डिस्कवरी सक्सेसफुल है भी, जितना क्लेम किया गया है उतना प्राप्त किया भी गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि लगभग इसे कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट करने में भी 10 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है, और तब तक भारत को डिपेंड करना ही पड़ेगा उन नेशन पे जिस पर वो अभी तक करते आ रही है।
हालांकि वही नेशन अभी भी क्या करेंगे, भारत के रास्ते में अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी अगर भारत इस क्लेम को सक्सेसफुली प्रोजेक्ट करता है तो वो किसी नेशन की सुनने वाला भी नहीं है। अल्टीमेटली ये भारत का बहुत बड़ा रिसोर्स होने वाला है, और जिसे हम लोग याद रखना वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग वाइट गोल्ड के भी नाम से जानते हैं। और आप सभी को पता होगा हम भारतीयों को सोने से कितना प्यार है। मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जब भारत को खजाना मिलेगा तो हर भारतीयों को सोने से काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है। आप इन बातों को समझ ही रहे हो। ठीक है, तो 10 साल से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। तो शॉर्ट टर्म में भले ही हमें इसका फल देखने को ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें इस सेक्टर में लीड करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर मैं इस पूरे सेशन को समराइज करने की कोशिश करूंगा तो मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताना चाहता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी के समय में लीडर कौन है, इसका इस सेक्टर में लीड कौन कर रहा है, तो वो है आपका चिली। ठीक है, वो है आपका चिली जो कि क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो लिथियम के रिजर्व्स हैं वो उसके ही पास में है। और भारत का ये क्लेम अगर सक्सेसफुल होता है, स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करते हैं इसको सारे स्टेजेस को पार करके, तो भारत का जो कि पोजीशन अभी सबसे नीचे देखने को आपको मिलता है, जब आप देखोगे जाकर वहाँ पे, तो ये इनडायरेक्टली क्या करेगा, वो तुरंत से आ जाएगा सेकेंड पोजीशन पे। सेकेंड पोजीशंस पे, मतलब कहने का ये है कि वो चाइना से भी आगे निकल जाएगा इस पर्टिकुलर चीज़ में। तो सोचो कि 5.9 मिलियन मेट्रिक टन्स का प्राप्त करना कितना बड़ा गेन हो सकता है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। तो सोचिए चाइना को भी सरपास कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन आप पूछोगे कि डिस्कवरी हो जाना और भारत सक्सेसफुली अपने प्लान के तहत इसे एक्सट्रैक्ट भी कर ले तो क्या उसे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी? तो प्रॉब्लम्स कभी भी आती है। जब आप भी कोई पेड़ पौधे को रोप रहे होते हो, उसको आप लगाना चाहते हो घर में, आप जगह फाइंड आउट करते हो, उसको डेली पानी देते हो, उसको प्रॉपर सनलाइट मिलना चाहिए, आप प्रॉपर देखभाल करते हो, तब जाके वो क्या करता है, वो बड़ा होता है, आपको फल फूल देना शुरू करता है। ठीक उसी तरीके से कभी कभी हो सकता है प्रॉब्लम कि अड़चने आएंगी, कुछ तूफान आएंगे, वो पेड़ आपको उड़ा के ले जाने की कोशिश करेंगे, आपको फिर भी डट के खड़े रखना है, उसको बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो क्या है, वो आपका एसेट है। बात समझ में आ रही है। भारत को भी पता है कि इतना बड़ा रिजर्व मिलने के बाद कुछ नेशंस, जो ऑलरेडी बहुत सारे नेशंस को भारत से प्रॉब्लम है, क्योंकि आने वाले दिनों में सबको पता है कि भारत एक ग्लोबल लीडर बनने वाला है। और ये भारत क्लेम नहीं करता, ये ग्लोबल लीडर्स खुद क्लेम करते हैं। जो बाकी दुनिया भर में बैठे हुए लीडर्स हैं वो कहते हैं कि 21वीं सदी जो है वो इंडिया का है। तो उन लोगों को थोड़ा सा खलबली होता है, मिर्ची लगती है। और सबसे ज़्यादा मिर्ची तो आप जानते हो किन्हें लगती है, वो लगती है पाकिस्तान को और लगती है चाइना को। वो चाहते हैं कि भारत तरक्की ना करे, लेकिन भारत अब रुकने वाला तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आर्टिकल 370 है, जो आर्टिकल 370 है, इसके हटने की वजह से भी अब आप देखोगे क्या कि भारत को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है कि अब पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा क्या कि उन्हें भी हिस्सा चाहिए हमसे, इस पर्टिकुलर रिजर्व्स में उन्हें भी हिस्सा चाहिए। तो आप देखो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ इसके ख़त्म होने के साथ ही क्या हो गए, समाप्त हो गए। उसके बाद इंडस वैली का जो ट्रीटी भी है, वहाँ पे आप देखोगे जो रिवर का, वो भी इंडिया ने क्या किया है, नोटिफाई कर रखा है, क्योंकि उसको लेकर भी वो बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। पानी को लेकर विवाद छिड़ सकता है, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट आएंगे, वो बोलेंगे नहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, ये सारे अड़चने आएंगे, वो भारत को भी पता है। लेकिन भारत उस तरीके से ही प्लान कर रहा होगा कि अगर ये मुश्किलें आती भी हैं तो टैकल किस तरीके से करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जो इतना समय लगाया है, इतना वक्त लगाया है, वो इसी तरीके से जाने तो देगा नहीं, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी आए। अब पहले की तरह उसकी डिप्लोमेसी नहीं है। आप जानते हो कि भारत अब जाकर ग्लोबल स्टेज पे किस तरीके से खुद को प्रोजेक्ट करता है। तो आप आने वाले दिनों में कह सकते हो, अगर इसे लेकर हम कंफर्म होते हैं तो फिर हमारे तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आप आने वाले दिनों में ये भी देखोगे कि इसके इंट्रोडक्शन होने से इंटायर इकॉनमी में रोजगार भी क्रिएट होंगे। ठीक है, हम ग्रीन इकॉनमी की तरफ भी बढ़ेंगे। और आज के समय में सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो ग्रीन इकॉनमी के ऊपर ही है। तो ये सारे इंटायर इन्फॉर्मेशन थे जो लिथियम डिपॉजिट को लेकर थे। मैंने सोचा कि अगर हर लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करना तो बनता है। मैं फिर से कोशिश करूंगा किसी सही टॉपिक के साथ में, सही कहने का मतलब कि नए टॉपिक के साथ में मैं आपके साथ आकर डिस्कशन करूं, किसी और चीज़ों के ऊपर चर्चा की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी जानने को या सीखने को मिला, डू कनेक्ट विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।